आज अपने मॉड्यूल 1 की बात कर रहे हैं जिसमें है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या? इंट्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले इंश्योरेंस की नीड क्या है। ठीक है, तो इंश्योरेंस का जो बिज़नेस होता है वो रिलेटेड होता है आपके एसेट की इकोनॉमिक वैल्यू को प्रोटेक्ट करने से। ठीक है, एक कोई भी जो एसेट होता है वो उसके ओनर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है। क्यों? क्योंकि उससे उसको या तो कोई इनकम होती है या उसको कुछ बेनिफिट्स होता है। बेनिफिट्स किस तरीके का? या तो उसको उससे कुछ कंफर्ट मिल रहा होता है या कुछ कन्वीनियंस हो रही होती है। कुछ सिचुएशंस दी जा रही हैं जो कि इंश्योरेंस की नीड को एक्सप्लेन करेंगी। जैसे कि आपने एक कार खरीदी और कार से एसोसिएटेड जो भी रिस्क है उसके बारे में हम सोच रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है कि इसमें कार से रिलेटेड जो रिस्क हो सकता है वो किसी भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट से रिलेटेड हो सकता है। कार का एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें ड्राइवर को इंजरी हो सकती है, कार चोरी हो सकती है और कार किसी के ऊपर चढ़ सकती है। ठीक है, इसकी वजह से इंजरी हो सकती है सामने वाले को, से उसका लीगल लायबिलिटी बनती है कि वो इंजर्ड को कंपनसेट करे। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अब रिस्क के लिए आपको वरी होना चाहिए? अगर आप इससे पैनिक नहीं होना चाहते, ठीक है, तो आपको इंश्योरेंस करा लेना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कवर इन सभी रिस्क से अगेंस्ट। ठीक है, मोटर इंश्योरेंस को कोई भी बाय कर सकता है विथ कवर अगेंस्ट रिस्क रिलेटेड टू योर कार। ठीक है, सो टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द रिस्क। ठीक है, इसीलिए अगर किसी को अपने आप को प्रोटेक्ट करना है इन सभी एसोसिएटेड रिस्क से अपने एसेट के, ठीक है, और कैसे कंटिन्यू करना है अपने बेनिफिट को एंजॉय करना उसकी, तो उसको एक इंश्योरेंस की नीड है। ठीक है, अब क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? इंश्योरेंस का बिजनेस जो है वो रिलेट होता है आपके एसेट की इकोनॉमिक वैल्यू को प्रोटेक्ट करने से। कोई भी एसेट वैल्यूएबल होता है उसके ओनर के लिए, क्योंकि वो उसको इनकम देता है या फिर उसको कुछ बेनिफिट देता है कंफर्ट और कन्वीनियंस की फॉर्म में। इस सिचुएशन में जो कोई कार ख़रीदता है एक एसेट के उससे, तो वो डज नॉट गिव एंड यूज़र एनी मॉनेटरी इनकम। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो कोई भी कार ख़रीदता है तो उस एसेट जो है उसका वो एंड यूज़र को कोई मॉनेटरी इनकम नहीं देता है। ठीक है, लेकिन उसी समय कार जो होता है कार है वो उस ओनर को कंफर्ट और कन्वीनियंस दे रही है ट्रांसपोर्टेशन में। इसीलिए ओनर को इंटरेस्टेड होना चाहिए अपने उसको एन्जॉयमेंट को कंटिन्यू करने में और उससे बेनिफिट्स लेने में उसके। ठीक है, जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी टाइमलाइंस होती है, उनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता कि वो कब तक लास्ट रहेंगे। ठीक है, इसलिए जो बेनिफिट हैं जो प्रोवाइड होते हैं इन एसेट के द्वारा जो कि लास्ट रहेंगे कुछ सर्टेन पीरियड के लिए। अब सिचुएशन में कार जो एसेट है वो लाइफ टाइम, उसकी जो लाइफ टाइम होती है वो लगभग 10 से 15 साल कोई भी बंदा कार रखता है तो उसका अपने टाइम पीरियड अपने मान लिया 10 से 15 साल। जो एसेट है वो एक्सपोज होंगे टू सर्टेन रिस्क। ठीक है, सच एज, ठीक है, एसेट में कुछ रिस्क है जैसे कि चोरी हो जाना, एक्सीडेंट से डैमेज हो जाना। ठीक है, इन सब इवेंट्स में ओनर जो भी इंजॉय कर रहा था बेनिफिट्स अपने एसेट के, उसे कुछ क्षति होगी उसके बेनिफिट्स की। ठीक है, उसके एसेट से, उसके एसेट में उसका कुछ डिप्राइव्ड हो जाएगा, कुछ कमी आ जाएगी। अगर उसी समय से कोई भी, अगर उसने उसको क्षति हो जाएगी और उसने कोई भी इमीडिएट सब्स्टिट्यूट रेडी नहीं रख रखा, तो अगर उसने कोई सब्स्टिट्यूशन रख रखा है तो उसमें अनफोर्सिन इकोनॉमिक बर्डन आएगा जो कि इसे आपको देख नहीं सकते। अगर उसका वो रिप्लेस कर रहा है तो उसके लिए भी उसको कुछ पैसे वैसे तो लगे ही होंगे। ठीक है, और इससे उसको लीड टू एडवर्स अनप्लेजेंट, इससे उसको एक अनप्लेजेंट सिचुएशन आ सकती है। इस केस में इंश्योरेंस हैंडी हो जाता है, इंश्योरेंस सही रहता है। इंश्योरेंस एक मैकेनिज़्म है जो कि हेल्प करता है फाइनेंशियल इफ़ेक्ट को रिड्यूस करने में जो कि एडवर्स सिचुएशंस में आते हैं। सिंपल टर्म्स में इंश्योरेंस एक प्रोसेस है पास करना और ट्रांसफ़र करना रिस्क को उसके लॉस को, जो कि उसके लॉस से होगा उसके ओनर को। ठीक है, किसी जिस तरीके के किसी एक कोई भी ओनर है उसके पास कोई एसेट है, उसको जो लॉस होता है तो उसका जो रिस्क होता है तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है इंश्योरेंस में टू द अदर पार्टी, मतलब दूसरे पार्टी को। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी को उसका जो रिस्क है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
जो कि से रिस्क को बियर करेगा। रिटर्न में और कंसिडरेशन प्रीमियम क्या कब मिलता है? जब वो एक पर्टिकुलर प्रीमियम देता है। एक एक्सीडेंट और इवेंट जैसे कि आग लगना हो सकता है, मे नॉट हैपन, मे हैपन और मे नॉट हैपन। आग लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती। ओनर अपना प्रिकॉशनरी स्टेप लेता है टू प्रिवेंट द इवेंट, ठीक है। इवेंट को प्रिवेंट करने के लिए ओनर अपना प्रिकॉशनरी स्टेप लेता है, बट स्टिल देयर इज़ लाइकलीहुड दैट द इवेंट में हैपन। लेकिन फिर भी इस तरीके का जो इवेंट है वो हो तो सकता ही है। कुछ अनसर्टेनिटी होती है अगेंस्ट विच जिसके अगेंस्ट ओनर को सेफ गार्ड रखना पड़ता है अपने आप को। एक अगर अनएक्सपेक्टेड इवेंट होते हैं तो कुछ सिचुएशन बनती है जहाँ पे ओनर लूज़ कर देता है अपना बेनिफिट डिराइविंग फ्रॉम द एसेट। जो भी उसको कुछ सिचुएशन बनती है इसमें उसको एसेट से जो बेनिफिट होता है तो उसको लूज़ कर देता है। जैसे आग वाग लग गई तो उससे अपने एसेट से बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके काम का नहीं रहेगा। इन सब सिचुएशन में इंश्योरेंस एक स्टेप होता है जो कि एश्योर करता है ओनर के बेनिफिट को कि वो उससे बेनिफिट लेता रहे और उसका बेनिफिट प्रोटेक्ट रहे। इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है खाली उन इवेंट को जो कि पॉसिबल है, बट उनका कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि वो पक्का होंगे। अगर इवेंट का ऑकरेंस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे और उसका इम्पैक्ट करे सर्टेन, तो इंश्योरेंस कंपनी मे नॉट कवर सच इवेंट, ठीक है। तो इंश्योरेंस अगर वो पर्टिकुलर होना ही है तो इंश्योरेंस कंपनी उस चीज़ को कवर नहीं करेगी। इन शॉर्ट इंश्योरेंस का सीधा जो मतलब होता है लॉस ऑफ ए फ्यू शेयर्ड बाय मैनी, ठीक है। कुछ लोगों का जो लॉस है काफ़ी लोगों के द्वारा शेयर किए जाना, ठीक है। अब देखते हैं कंसेप्ट ऑफ रिस्क, पेरिल्स और हैज़ार्ड, ठीक है। रिस्क, पेरिल्स और हैज़ार्ड का क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले पेरिल क्या? तो इसको समझने के लिए अपने एक चीज़ देखते हैं कि जो लाइफ है वो अनसर्टेन है। कोई भी पर्सन की डेथ हो सकती है किसी दुर्भाग्य के कारण और कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट के कारण किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर, ठीक है। एसेट भी इसी तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं और नॉन फंक्शनल हो सकते हैं ड्यू टू एक्सीडेंट, किसी एक्सीडेंट के कारण बिफोर द एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम, ठीक है, जबकि उसका आपने एक्सपेक्ट किया जो भी लाइफ टाइम उससे कम में ही। इसीलिए एसेट को इंश्योर करने की ज़रूरत होती है। अब किस तरीके की चीज़ें ख़राब कर सकती है? सबसे पहले फायर है, फ्लड है, अर्थक्वेक है, लाइटनिंग है, लैंडस्लाइड्स, ये सब चीज़ को ख़राब कर सकती है। कोई भी इवेंट और इंसिडेंट जिसकी वजह से लॉस होता है उसको पेरिल कहते हैं। मतलब कोई भी एक घटना या इवेंट जो भी कोई भी चीज़ ख़राब करता है तो उसको इवेंट कहते हैं, उसको पेरिल कहते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस एसेट को प्रोटेक्ट नहीं करता, ये लॉस को प्रिवेंट भी नहीं करता ड्यू टू पेरिल, ठीक है। लेकिन पेरिल कैन नॉट बी अवॉइडेड थ्रू इंश्योरेंस, ठीक है। पेरिल को अवॉइड नहीं किया जा सकता इंश्योरेंस कि आपने इंश्योरेंस करा लिया तो मतलब अर्थक्वेक नहीं आएगा और बाकी हैज़ार्ड्स वगैरह नहीं होगी। इंश्योरेंस खाली ट्राई करता है कि रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल लॉस ऑफ द ओनर बेनिफिशियरी ऑफ एसेट, ठीक है। इंश्योरेंस खाली ये ट्राई करता है कि जो उसका फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसका इम्पैक्ट को थोड़ा कम करना, ठीक है, ओनर के लिए, बेनिफिशियरी के लिए, जो भी उस एसेट का ओनर है, बेनिफिशियरी है। इंश्योरेंस खाली कंपनसेट कर सकता है इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लॉसेस को, ये कंपनसेट नहीं कर सकता फॉर नॉन इकोनॉमिकल लॉसेस को कंपनसेट नहीं कर सकता, ठीक है। जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में नहीं नापा जा सकता उनको वो कंपनसेट नहीं कर सकता। जैसे कि किसी डेथ ऑफ पर्सन की अगर डेथ हो गई तो उसको वो कंपनसेट नहीं कर सकती चीज़ें कि मतलब उसको रिप्लेस नहीं कर सकती, बस कि हाँ जो भी एक इकोनॉमिक लॉसेस है उसको कंपनसेट कर सकती है। किसी की कोई जगह नहीं ले सकता चाहे उसे कितने पैसे दे दिया जाए, तो वो चीज़ बताए रखी है। ये खाली इकोनॉमिक लॉसेस को कंपनसेट करता है। रिस्क क्या होता है? पेरिल जो होते हैं वो डिफ़र करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी, ठीक है। पेरिल जो भी अनवांटेड इवेंट थे वो की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के हिसाब से डिफ़र करते हैं। अगर उसी तरीके के पेरिल डैमेज करते हैं एसेट को तो अपने कहते हैं एसेट इज़ एक्सपोज टू दैट रिस्क, कि अपने कहते हैं कि जो एसेट है वो उस एक्सपोज होते हैं उस रिस्क तक, ठीक। अगर उस तरीके के पेरिल डैमेज करते हैं एसेट को, वी से द एसेट इज एक्सपोज टू द रिस्क। पेरिल डिफर करते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी।
अगर ये पैरल जो है वो डैमेज करते हैं एसेट को, तो अपने कह सकते हैं कि एसेट एक्सपोज है उन रिस्क से, ठीक है। रिस्क अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम है, ठीक है, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम, आउटकम की अनसर्टेनिटी है, ठीक है, जो भी होने वाला है उसकी अनसर्टेनिटी होने वाला है उसकी अनसर्टेनिटी को रिस्क कहते हैं। अगर चांस है किसी चीज़ को होने के तो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, तो देयर इज़ अ रिस्क, ठीक है। अगर किसी के चीज़ के चांसेस जो हैं वो मतलब अलग होते हैं ऐसे एक्सपेक्टेशन से, तो उसको रिस्क कहा जाता है। रिस्क का क्लासिफिकेशन, रिस्क को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है। कैटास्ट्रॉफिक एंड इम्पॉर्टेंट रिस्क, ठीक है। सबसे पहले कैटास्ट्रॉफिक और इम्पॉर्टेंट रिस्क को क्लासीफाई किया जाता है कि इसका कितने एक्सटेंट तक डैमेज हुए, ठीक है, लाइकली टू बी कॉज। क्रिटिकल और कैटास्ट्रॉफिक रिस्क उस तरीके के रिस्क होते हैं जहाँ पे सिंगल इवेंट मेजर मैग्नीट्यूड में लीड टू सिग्निफिकेंटली हायर, ठीक है, उसका हायर देन अ यूजुअल नंबर और इन अमाउंट ऑफ क्लेम ऑन इंश्योरेंस, ठीक है। क्रिटिकल और कैटास्ट्रॉफिक रिस्क एक रिस्क होता है जहाँ पे सिंगल इवेंट एक बड़े ही बहुत ज़्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड का, उससे अमाउंट ऑफ क्लेम भी जो इंश्योरेंस का होता है वो इंश्योर का वो भी ज़्यादा होता है। कैटास्ट्रॉफिक रिस्क आर बिग है ना, कैटास्ट्रॉफिक रिस्क जो होता है बहुत बड़ा होता है, कॉज बैंकरप्सी, और ये बैंकरप्सी भी कॉज कर सकता है, जैसे कि बैंकरप्सी ऑफ ओनर और इवन द इंश्योरर और ओनर किसी की भी बैंकरप्सी कर सकता है कैटास्ट्रॉफिक रिस्क। जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड और सुनामी, जहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये इसमें क्या होता है, अगर डिसीज पर्सन, मरा हुआ बंदा, लॉट आउटस्टैंडिंग लोन्स, जैसे उसके ऊपर काफ़ी सारे लोन्स थे, जैसे कि होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड ड्यूज एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये कैटास्ट्रॉफिक रिस्क है। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क, ठीक है, रिस्क को क्लासीफाई किया जा सकता है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल रिस्क के बेसिस पर। फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क होते हैं जो कि दैट लीड्स टू लॉसेस दैट कैन बी क्वांटिफाइड और मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क होते हैं जिनकी वजह से लॉसेस होता है, जो लॉसेस होता है उसे क्वांटिफाई किया जा सकता है या उसे मॉनिटर किया जा सकता है, उसे मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। एग्जांपल क्या है, फाइनेंशियल रिस्क जो रिलेटेड टू चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट लाइक शेयर्स और प्रॉपर्टी। फाइनेंशियल रिस्क रिलेट होते हैं कि जो एसेट की वैल्यू है उसके चेंज होने पर, जैसे कि शेयर्स और प्रॉपर्टी, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या होते हैं, रिस्क जिन्हें मेज़र नहीं किया जा सकता, क्वान्टिफाइड इन मॉनेटरी टर्म्स, इन्हें मॉनेटरी टर्म्स में क्वान्टिफाई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि नॉन फाइनेंशियल रिस्क कैन बी हेल्थ बट इट कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस। एग्जांपल क्या है कि नॉन फाइनेंशियल रिस्क कैन बी, जैसे हेल्थ रिस्क नॉन फाइनेंशियल है बट इसे फाइनेंशियल लॉसेस से, इसके कारण क्या होता है, अगर हेल्थ का लॉस हो गया तो आगे फाइनेंशियल लॉस भी होते हैं, ठीक है। तो ट्रीटमेंट, ठीक है, पैसा लगाता है उसमें ट्रीटमेंट में, और टेम्परेरी लॉस ऑफ इनकम ड्यू टू इनकैपेबिलिटी टू वर्क, ठीक है। और इनकम का टेम्परेरी लॉस होता है क्योंकि उसमें वर्क में वो इनकैपेबल हो जाता है। डायनेमिक और स्टैटिक रिस्क, डायनेमिक रिस्क वो रिस्क होते हैं जिन रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन द इकोनॉमी, ठीक है। डायनेमिक रिस्क वो रिस्क होते हैं जो कि इकोनॉमी के चेंज की वजह से आते हैं। चेंजेस इन द प्राइस लेवल, ठीक है, इसमें प्राइस लेवल चेंज होता है, कंज्यूमर टेस्ट चेंज होता है, किसी प्राइस लेवल में, कंज्यूमर के टेस्ट में, फैशन में, इनकम में और आउटपुट में, टेक्नोलॉजी में, पॉलिटिकल अपहीवल्स में, और गवर्नमेंट सडनली लूज़ करती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में कॉज फाइनेंशियल लॉस टू द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, प्राइस लेवल चेंज होता है, कंज्यूमर का टेस्ट, फैशन, इनकम और आउटपुट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल अपहीवल्स, और गवर्नमेंट सडनली लूज़ करती है अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट, जिसकी वजह से फाइनेंशियल लॉस टू द मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस होता है इकोनॉमी के मेंबर्स को।
स्टैटिक रिस्क में इन्वॉल्व होता है कि वो लॉसेस जो कि होते हैं अगर कोई चेंज नहीं होता इकोनॉमी में तो वो स्टैटिक लॉस होता है डायनामिक इकोनॉमी में लॉस के कारण। जिससे डिपेंड करता है कि जैसे कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, आउटपुट और इनकम क्या है, और टेक्नोलॉजी का लेवल अगर चेंज नहीं होता है तो कुछ इंडिविजुअल स्टिल सफ़र करते हैं फाइनेंशियल लॉस से। ठीक है, ये इस तरीके के लॉस अराइज करते हैं कुछ कारण से अदर देन चेंजेस इन इकोनॉमी के चेंजेस से नहीं करते, ये अलग कारण से होते हैं। जैसे कि पैरल्स हो गया, नेचर हो गया पैरल्स हो गया, डिसऑनेस्टी ऑफ अदर इंडिविजुअल्स। ठीक है, किसी ने मक्कारी दिखा दी और या फिर कोई पैरल की वजह से। प्योर और स्पेकुलेटिव रिस्क। स्पेकुलेटिव रिस्क अंडर कंट्रोल होते हैं पर्सन के, ठीक है, पर्सन कंसर्न के। जैसे कि स्पेकुलेटिव रिस्क को आप जैसे हॉर्स रेसिंग होगी, लॉटरी, गैम्बलिंग और स्पेकुलेशंस इन शेयर मार्केट। ठीक है, तो प्योर स्पेकुलेटिव रिस्क आ गया। प्योर रिस्क नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न पर्सन। प्योर रिस्क जो होता है वो कंसर्न पर्सन के कंट्रोल में नहीं होता। प्योर रिस्क में एक चांस होता है लॉस का, लेकिन इसमें गेन का कोई चांस नहीं होता। इंश्योरेंस कवर्स ओनली प्योर रिस्क। इंश्योरेंस जो होता है वो मेनली प्योर का रिस्क को ही कवर करता है और स्पेकुलेटिव रिस्क को कवर नहीं करता। कुछ एग्जांपल जो है प्योर रिस्क के, जैसे कि फायर है, अर्थक्वेक है, थेफ्ट है, डेथ है किसी पर्सन की। फंडामेंटल और पर्टिकुलर रिस्क। फंडामेंटल और पर्टिकुलर रिस्क क्या क्या है? फंडामेंटल रिस्क वो रिस्क होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बहुत सारे पीपल को एक साथ। ठीक है, एग्जांपल एक ट्रेन एक्सीडेंट हुई तो ये फंडामेंटल रिस्क है क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को अफेक्ट करेगा। ठीक है, हाँ, पर्टिकुलर रिस्क अफेक्ट करता है कुछ स्पेसिफिक पर्सन को। जैसे कि एक पर्टिकुलर घर में चोरी हो गई जिसकी वजह से ओनर को दिक्कत आई। हैज़ार्ड एक कंडीशन होती है जो कि इंक्रीज करती है लॉस का चांसेस। ये एक कुछ समथिंग हो सकता है जो कि एक्सेलरेट करता है पैरल्स को। ठीक है, एग्जांपल क्या, अगर आग लगी है, ठीक है, किसी एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, तो एक्सप्लोजिव के कारण क्या होगा, एक रैपिड स्प्रेड होगा फायर का जो कि डिस्ट्रॉय कर देगा एवरीथिंग इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। टाइप्स ऑफ हैज़ार्ड के टाइप्स। हैज़ार्ड को क्लासीफाई किया जा सकता है दो कैटेगरी में, एक फिजिकल और मॉरल हैज़ार्ड। फिजिकल हैज़ार्ड इससे रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ द सब्जेक्ट मैटर विच इज़ प्रपोज टू बी इंश्योर्ड। ठीक है, फिजिकल हैज़ार्ड इससे क्या ये रेफर करता है कैरेक्टरिस्टिक्स को और क्वालिटीज़ का सब्जेक्ट मैटर जो कि प्रपोज होती है टू बी इंश्योर्ड। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, इंश्योर्ड की जो क्वालिटी है उसको ये क्या करता है, सब्जेक्ट मैटर विच इज़ प्रपोज टू बी इंश्योर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एग्जांपल क्या है कि पेट्रोल, इसमें जो सब्जेक्ट की मैटर की जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है। एग्जांपल की पेट्रोल मोर हैज़ार्डस होता है देन एडिबल ऑयल फॉर ए फायर बैरल। फिजिकल हैज़ार्ड कंसिस्ट होता है कि वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स और फिजिकल कंडीशन जो कि अफेक्ट करते हैं रिस्क को। मोरल हैज़ार्ड इससे क्या आता है कि कैरेक्टर ऑफ द पर्सन का कैरेक्टर आता है इसमें, जो कि अप्रोच करता है इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस के लिए। अगर उसका इंटेंशन मैलाफाइड है, चीटिंग द इंश्योरर और मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इंश्योरेंस। ठीक है, मतलब मैलाफाइड मतलब ये हो गया कि इंश्योरेंस कंपनी को उसको चीट करना, उससे प्रॉफिट निकालना इंश्योरेंस से। तो मोरल हैज़ार्ड ज़्यादा होता है। मोरल हैज़ार्ड्स आर लॉसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम डिसऑनेस्टी। मोरल हैज़ार्ड वो लॉस होते हैं जो कि डिसऑनेस्टी के कारण होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ऑफ मोरल हैज़ार्ड कैन बी अ पर्सन टेकिंग लाइफ इंश्योरेंस बाय फ्रॉडुलेंटली। मोरल हैज़ार्ड का जो एग्जांपल है पर्सन जो कि लाइफ इंश्योरेंस को फ्रॉडुलेंटली सप्रेसिंग करते हैं फैक्ट को, दैट ही सफरिंग फ्रॉम अ क्रिटिकल टर्मिनल इलनेस, कि वो सफ़र कर रहे हैं क्रिटिकल टर्मिनल इलनेस से। डेफिनेशन क्या है, एक हैज़ार्ड कैन बी डिफाइंड एज अ कंडीशन और सिचुएशन दैट क्रिएट्स और इंक्रीज चांसेस ऑफ लॉस इन अ इंश्योर्ड रिस्क। हैज़ार्ड को डिफाइन किया जा सकता है एक कंडीशन और सिचुएशन जो क्रिएट करती है
इंक्रीज चांसेस ऑफ लॉस इन इंश्योर्ड रिस्क। हैज़ार्ड को दो तरह के हो सकते हैं, फिजिकल और मोरल हैज़ार्ड। फिजिकल हैज़ार्ड जहाँ पे फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्रीज और डिक्रीज करता है लॉस की सीवियरिटी की प्रोबेबिलिटी को, इसे मैनेज किया जा सकता है थ्रू रिस्क इम्प्रूवमेंट और इंश्योरेंस पॉलिसी टर्म्स से और प्रीमियम रेट से। मोरल हैज़ार्ड्स जहाँ रेफर्स टू द एटीट्यूड, जहाँ पे एटीट्यूड को रेफर किया जाता है, एथिकल कंडक्ट ऑफ द इंश्योर। ठीक है, दिस कैन बी मैनेज्ड बट कैन बी अवॉइडेड बाय डिक्लाइनिंग टू इंश्योर द रिस्क। ठीक है, इसे मैनेज किया जा सकता है और बट इसे अवॉइड भी किया जा सकता है डिक्लाइनिंग टू इंश्योर द रिस्क, रिस्क को डिक्लाइन करके। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, थोड़ा सा एक मोटा मोटा देख लेते हैं। क्या क्या था, इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन था, नीड ऑफ इंश्योरेंस बताया गया सिचुएशन के हिसाब से, कि एक सिचुएशन बता दी। ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बताया गया। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस वगैरह बताए थे। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ रिस्क, पैरल्स और हैज़ार्ड्स का कंसेप्ट बताता है। पैरल्स क्या होता है, कोई भी इवेंट जो भी जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, सब पैरल है। ठीक है, रिस्क क्या होता है, जिसकी वजह से इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसीज ऑफ पैरल्स डिफरेंट उस पर इंटेंसिटी इस पर होता है, तो रिस्क होता है। ठीक है, रिस्क का क्लासिफिकेशन जो कैटास्ट्रॉफिक और इम्पोर्टेंट रिस्क हो गया, मतलब बहुत बड़े लेवल पे जो होता है। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल रिस्क होते हैं, इससे फाइनेंशियल लॉस होता है, कई नॉन फाइनेंशियल लॉस होते हैं। ठीक है, और डायनेमिक और स्टैटिक रिस्क क्या होते हैं, डायनेमिक रिस्क जिनकी वजह से इकोनॉमी में चेंजेस की वजह से जो आता है, स्टैटिक रिस्क इकोनॉमिक चेंजेस नहीं होता बट उसमें अदर चीज़ें, कंज्यूमर और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हो। प्योर और स्पेकुलेटिव, प्योर वाला तो हो गया कि हाँ, स्पेकुलेटिव में इसमें जुआ हुआ टाइप से, गैमलिंग, लॉटरी वॉटरी। प्योर रिस्क किसी पर्सन का जो होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई गेन का चांस नहीं होता प्योर रिस्क में। ठीक है, जैसे प्योर रिस्क में एग्जाम अर्थक्वेक हो गया, थेफ्ट हो गया, डेथ हो गई। फंडामेंटल और पर्टिकुलर रिस्क, फंडामेंटल रिस्क जो एक साथ कई लोग होते हैं, पर्टिकुलर जो होते हैं कि वो किसी एक पर्सन को हो सकता है। हैज़ार्ड कंडीशन होती है जो कि लॉस के चांस को इंक्रीज कर देती है और ये कई बार पैरल्स को एक्सेलरेट करती है। हैज़ार्ड के टाइप फिजिकल, मोरल हो सकता है। फिजिकल, ठीक है, फिजिकल जैसे पेट्रोल है वो बहुत ज़्यादा फायर के लिए होता है। और मोरल फॉर द पर्सन, ठीक है, मोरल में वही है, डिसऑनेस्टी वगैरह दिखा रहा है कि वो मोफाजा, क्या टर्म यूज हुआ था, मोफा लाइट करके कुछ था। ठीक है, तो एक हैज़ार्ड को भी कंडीशन होती है जो कि सिचुएशन होती है जो क्रिएट्स होती है और लॉस के चांस को इंक्रीज़ करती है। फिज़िकल हैज़ार्ड को दो तरह के होते हैं, फिज़िकल हैज़ार्ड और मोरल हैज़ार्ड। ठीक है, तो ये तरीके का हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।